नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, हमारा राजस्थान और कपासन से खबर आ रही। बुलेटिन में कार्तिक शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर कपासन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ आंवला नवमी पर्व मनाया है। बता दें आपको खबर में, जहां पे महिलाओं ने इस अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और निरोगी जीवन की कामना भी की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी कारण इस दिन वृक्ष की पूजा कर उसके नीचे दीप प्रज्वलित कर परिक्रमा की जाती है। कपासन में कई स्थानों पर महिलाओं ने वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने और सामूहिक आरती का आयोजन भी किया। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है और इस दीपावली के समापन पर्व के रूप में भी देखा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, महिलाओं का ये भी मानना है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना जो है, इससे परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का आगमन होता है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्तिक के पावन मास में शुक्ल पक्ष में की नमी को आंवला नमी मनाई जाती है। सभी महिलाएं इसका बड़ी उत्साह से पूजन करती हैं। आंवले के वृक्ष में आंवला, कद्दू और हल्दी, मेहंदी, लच्छा और ओढ़नी ओढ़ाकर आंवली माता को प्रसन्न किया जाता है और इससे इस फल की आशा की जाती है कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है और अन्न धन लक्ष्मी का भी वास रहता है। ये व्रत सभी राजस्थान में सभी महिलाएं बड़े उत्साह से करती हैं और पूरे मास में इस व्रत का सभी को इंतजार रहता है। और अगली खबर देख रहे हैं पुष्कर से। जी आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वजारोहण करके किया है। मेले के उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन में पूर्व पंडित कैलाश नाथ दातीच ने विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, निर्मित मान सभापति कमल पाठक, उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि, जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, संभागीय आयुक्त सहित अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में विश्व प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल एवं उनकी टीम ने 121 नगाड़ों की धुन से माहौल को उत्साह से भर दिया। वहीं बता दें आपको, लोक संगीत की ऊर्जा से भर दिया गया पूरा कार्यक्रम, जहां विदेशी पर्यटकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर राजस्थान की लोक संस्कृति का आनंद लिया है। नगर परिषद की ओर से आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी घूमर नृत्य, लोकगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने बलून उड़ाकर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया है। वहीं पर इसके साथ ही मेला मैदान में देसी विदेशी पर्यटकों के बीच मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पशु व्यापार, लोक कला, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक प्रतियोगिता सहित अनेक आयोजन होंगे, जो राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम था, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। आपने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। इसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए। और अभी आप देखेंगे काइट शो भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। पूरे आज से लेके 5 तारीख तक के कार्यक्रम है। हर रोज कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर प्रस्तुति है। ये हमारा जो यहाँ का जो महत्व है पुष्कर का, पुष्कर राज का, तीरथ राज है। पुष्कर को तीरथ राज भी कहते हैं और ये हमारे ब्रह्मा जी की पुण्य धरा है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ और आगे भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर एक पुष्कर कॉरिडोर का भी DPR बन चुकी है, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल जो ये मेला होता है हर साल, इसको इस बार और बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी किया है। बहुत अच्छे देखेंगे आप, बहुत भव्य है इस बार तो बहुत खुशी की बात है। मैं नाथूलाल सोलंकी पुष्कर से नगाड़ा वादक। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज विश्व रिकॉर्ड में पहली बार 137 कलाकार 106 नगाड़ों के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं। ये विश्व में पहली बार इतने नगाड़े एक साथ बजने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं मेरी टीम के द्वारा राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ। और आज पहली बार विश्व में 137 कलाकार 106 नगाड़े के साथ प्रस्तुति।
अलवर से खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के दूसरे दिन अलवर के आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजित खेलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, साथ ही साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और दर्शक मौजूद रहे हैं। इस खेल उत्सव का उद्देश्य जो है क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। राजनीति तो आपस में कई बार विकास को रोकने का काम करती है। बता दें आपको कि केंद्रीय वन मंत्री ने इस दौरान कहा है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सरकारी स्कूलों में सबसे अच्छी पीटीआई होते हैं। मैं पहले समझता था कि स्कूल में पीटीआई करते क्या है, लेकिन कई लोगों को मेरी ये बात हजम नहीं होगी। जिंदगी में खेल एक ऐसी चीज है जो हमें निराशा नहीं होने देती है। जी आपको बता दें, जब हम एक मैच हारते हैं तो अगले मैच की तैयारी फिर से करने में जुट जाते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी का नाम ही खेल है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। और उसका वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है। राजनीति तो आपस में कई बार विकास को रोकने का काम करती है, लेकिन जब खेल में और प्रयोगशालाओं में आते हैं तो उससे देश का भविष्य बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो आह्वान है, ये देश के भविष्य को गढ़ने का आह्वान है। अलवर सांसद खेल उत्सव तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा है, लेकिन मैं अलवर में इस बात की तारीफ करना चाहूंगा। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे अच्छे पीटीआई होते हैं। कई कितने लोगों को मेरी बात हजम नहीं होगी। मैं समझता था पीटीआई करते क्या है, लेकिन मैं खेल उत्सव में इस बात में मैंने पहली बार देखा है कि पीटीआई गांव-गांव से स्कूल से टीम लाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के पीटीआई बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की दीवार को भी अगर कोई तोड़ सकता है तो खेल का मैदान तोड़ सकता है। इसलिए खेल समान शिक्षा के लिए भी जरूरी है, अवसरों की समानता के लिए जरूरी है। हमारा अलवर सांसद खेल उत्सव में ये ओपन गेम जो है यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में जो हमारे इंडोर गेम्स हैं, जिसमें बास्केटबॉल है, योगा है, वो भी हमारे होने वाले हैं। 14 और 15 को हमारे फाइनल जो है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले हैं। मैं तो चाहूंगा कि 14-15 की तैयारी सब लोग इस प्रकार से मिलकर के करें कि 14-15 को पूरा अलवर जो बच्चे फाइनल में खेले उनके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हों। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें धौलपुर पुलिस लाइन परिसर में एक बार फिर चोरी की वारदात होने से हड़कंप मच गया है। बुधवार रात चोरों ने सुरक्षा की 20 सेंध लगाकर पुलिस लाइन स्थित 5 सरकारी क्वार्टरों के ताले तोड़ दिए। एक क्वार्टर से चोर पुलिसकर्मी का सामान चोरी करके ले गए, जबकि बाकी चोर क्वार्टरों में चोरी नहीं हुई है। आपको बता दें, जहां पर यह वारदात तब हुई जब पुलिसकर्मी अपने क्वार्टरों पर मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों ने सुबह ताले टूटे देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गए। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भी पुलिस लाइन में इसी तरह की चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हुई थी। और इस मामले की जांच अभी तक जारी ही थी कि चोरों ने एक बार फिर सेंध लगाकर पुलिस को ही खुली चुनौती दे डाली है। लगातार 2 बार चोरी होने से स्पष्ट है कि चोरों के हौसले काफी बुलंद है और पुलिस की सुरक्षा इंतजाम काफी नाकाम साबित हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। क्या गया? हाँ, क्वार्टर में से सोने की कक्षा, चांदी की असली की, बच्चों की खड़े थे, कुछ पाए भी थे, कुछ बच्चों के गुल्लक के पैसे के दोनों करीबन कितनी चोरी हुई? और फिट में पैसे रखे थे करीबन 35-40। क्या गया? और अगली खबर देख रहे हैं बीजपायला से बुलेटिन में, जहां बता दें बीजपायला क्षेत्र के वितरण केंद्रों पर डीएपी खाद को लेकर किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई है। फसल की बिजाई के महत्वपूर्ण समय में डीएपी की उपलब्धता कम होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइंस लग गई, जिसमें किसान सुबह से ही भूखे प्यासे लाइनों में खड़े होते हुए नजर आए हैं। किसानों का कहना है कि इस समय फसल बिजाई के लिए डीएपी की सख्त जरूरत है। वितरण केंद्र पर मात्र 400 थैले डीएपी की ही पहुंचे हैं, जिसके कारण भीड़ अधिक है। और बता दें आपको, खाद का वितरण जमीन की जमाबंदी और आधार कार्ड सत्यापन करने के बाद ही किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद किसानों तक ही खाद पहुंच सके।
बीजबायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। बेगू से खबर देख रहे हैं। बेगू स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय इन दिनों घोर दुर्दशा का शिकार है। चिकित्सालय परिसर में बेसहारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां गंदगी की भरमार भी है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय परिसर में सफाई व्यवस्था की खुले में धज्जियां उड़ रही हैं। साफ तौर पर विजुअल में भी देखा जा सकता है। ठेकेदार समय से अपना पेमेंट उठा रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा। अस्पताल आने वाले लोगों ने यह भी बताया कि चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था तक नहीं है और शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है, अत्यंत दयनीय बनी हुई है। जनता का कहना है कि जब अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर ही सफाई नहीं होगी तो अन्य सार्वजनिक स्थानों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। और इसी स्थिति ने बेगू उप जिला चिकित्सालय की स्वच्छता और व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बेगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। देसुरी से खबर देख रहे हैं, जहां देसुरी के सादरी कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दूध गर्म करने के दौरान करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई है। दुख नहीं खबर है जी, आपको बता दें दुखद खबर है, जहां घटना तब घटी जब पहले एक भाई मशीन में उतरे करंट की चपेट में आ गया। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भाई भी करंट की जद में आ गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और भाइयों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घटना की जानकारी लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद कस्बे में शोक का माहौल व्याप्त है। देसुरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जी, आपको बता दें जहां पाली से आ रही है। जी हाँ, पाली से खबर देख रहे हैं। पाली के सदर थाना क्षेत्र के खेतवास के पास आज एक ट्रक और निजी बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये भिड़ंत इतनी ज्यादा भीषण थी कि हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए पाली स्थित बांगड़ अस्पताल लाया गया है। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण बांगड़ अस्पताल से अतिरिक्त एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर भेजी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना मौके पर पहुंची पुलिस और स्थिति का जायजा पुलिस द्वारा लिया गया। अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है, जबकि कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिला कलेक्टर और ASP ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कपासन से अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां भाजपा की ओर से कपासन में आत्मनिर्भर भारत अभियान और GST नीतियों पर एक विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को सशक्त और मजबूत बना रहा है, जबकि GST ने कर व्यवस्था में ऐतिहासिक पारदर्शिता लाई है। विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने कार्यकर्ताओं और जनता से स्थानीय उत्पादों को अपनाने और देश में स्वदेशी भावना को बढ़ाने का आह्वान किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की शपथ दिलाई। कार्यशाला में वक्ताओं ने जोर दिया है कि ये दोनों नीतियां देश की आर्थिक मजबूती और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। GST 1 नेशन 1 टैक्स, जिसमें GST की जो दरें पहले 4 स्लैब में थी, उन स्लैब को कम करके अब 2 स्लैब में मोदी जी ने किया है। और आपको सबको पता है कि ये टैक्स हम कम होने की वजह से इस दीपावली के त्यौहार पर जोरदार बिक्री हुई है और करोड़ों अरबों रुपए की बचत हुई उपभोक्ताओं की जेबों में। एक मोटरसाइकिल के ऊपर कम से कम 10,000 रुपये की बचत हुई है और बड़े बड़े व्हीकल के ऊपर 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। और आम उपभोक्ता इस बात से खुश है कि GST की दरें कम होने के कारण सबके घरों के अंदर बचत हुई है। और उसके साथ ही अगली खबर गोविंदगढ़ से देख रहे हैं। जालवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में खेडली बहादुर गांव में बुधवार देर शाम एक युवक की हत्या के बाद मेव समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। मृतक वकार खान अपने साथियों के साथ मेगा ट्रेड फेयर देखने गया था, जहां एक मोमोज विक्रेता से हुए विवाद जो था वो एक खूनी रूप ले लेता है। खूनी रूप ले लिया मोमोज विक्रेता से विवाद ने। आपको बता दें आगे खबर में, जहां प्रथम जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो विवाद तब बढ़ गया जब विक्रेता ने वकार और उसके साथियों से नाम पूछा। झगड़े के बीच वकार ने सीने में किसी धारदार वस्तु से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आपको बता दें मृतक के परिजनों और मेव समुदाय
के लोगों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मेयर पंचायत सदर शेर मोहम्मद और मृतक का भाई वसीम खान ने आरोप लगाया है कि पिछली घटनाओं में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की थी, इसलिए अब भी समान न्याय किया जाना चाहिए। फिलहाल गोविंदगढ़ थाना प्रभारी समेत आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं गोविंदगढ़ सीओ कैलाश जिंदल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन समुदाय न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। इस घटना ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अलवर से गोविंदगढ़ से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। क्या मामला था, किस तरह का मामला सामने आया है, आरोपी कितने पकड़े गए हैं वो बताएं। कल शाम को करीब 8-9 बजे गोविंदगढ़ में एक रेलवे फाटक के पास में बाल मेला लगा हुआ है, 3-4 दिन से चल रहा था। वहाँ पे आपस में कासूनी झगड़ा होने पर एक वकार नाम का बच्चा था जो खेड़ी बहादुर का था, जिसकी एक हत्या हो गई और उस पर अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को डिटेन किया है और शेष अनुसंधान से स्पष्ट होगा। सामाजिक लोगों ने कितने दिन का आपको समय दिया है, इस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जाएगी कानून के द्वारा? नहीं, विधि सम्मत लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन अभी FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन से जो भी सही होगा वो निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए। आरोपी कौन कौन है, क्या क्या नाम है और किस तरह? आरोपी अभी नाम वो वहीं के हैं। आप बता सकते हो और क्या घटना हुई थी, कैसे आपको जानकारी मिली? मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला हम घर से निकले, उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफर किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया, कितने लड़के थे, क्या FIR आपने दी, शिकायत की? अभी वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे। घटना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में, सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे और ये वहाँ जो कोई खोमचे वाला था या वो क्या बोलते मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो ये समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेयो बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले, और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था जो इसके साथ था, उस पर जब उसको मार रहे थे तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10-12-15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया कि उनके सुराग को अंदर घोंप दिया। और अगली खबर अलवर से देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां अलवर गोपाष्टमी के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को आपको बता दें रेलवे स्टेशन स्थित सार्वजनिक गौशाला पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने गायों को गुड़ दिया है, चारा खिलाया है, गोपाष्टमी की शुभकामनाएं बाद में सबको दी है। इस दौरान गौ सेवा और संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। गाय हमारी संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गोपाष्टमी का पर्व हमें गौ माता की सेवा और संरक्षण का संदेश देता है। गौशाला समिति के संरक्षक अजय अग्रवाल ने बताया है कि गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। गौशाला परिसर में गौ माता की आरती, भजन, कीर्तन और प्रसाद का वितरण हुआ है। कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने का संदेश दिया गया। साथ ही साथ सभी ने गौवंश की रक्षा के लिए सहयोग करने की अपील भी की है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। श्री सार्वजनिक गौशाला में आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
हजारों की तादाद में माताएं बहनें यहाँ गौ माता का पूजन कर रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ पधारे, जिनका मंदिर में स्वागत किया गया और गौशाला समिति द्वारा उन्हें शाल उड़ाकर माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और साथ ही गौशाला में सारी गौ माता की पूजा उनसे कराई गई और साथ ही जो एक गाय और बछड़ा होता है उसकी पूजा का विशेष महत्व होता है, वो भी आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अशोक घासीराम जी हैं उनके साथ और उनकी पूरी टीम को यहाँ किया गया। आज यहाँ विशेष हवन यज्ञ चल रहा है, हजारों की तादाद में यहाँ माताएं बहनें आई हुई हैं और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और ये हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। इसमें हम करीब 100 किलो दाने का प्रसाद बांटते हैं और सारी गौ माताओं का पूजन, जिसमें गुड़ हवन सामग्री और सब आती है और हवन भी चल रहा है। और क्योंकि बरसात की वजह से थोड़ा सा विवादन पैदा हुआ, लेकिन सारी मौसम ठीक है, अवस्थाएं सारी अच्छी होने लगेंगी, ऐसा प्रयास है। और आदरणीय भूपेंद्र जी के आने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। मैं उन्हें कभी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ गौशाला समिति की तरफ से। पूरे गौशाला समिति ने आज सब लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया है और ये गोपोत्सव पर्व हर वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और गोपाष्टमी पर्व को मनाते हैं। ऐसा मानना है कि जिसने गोपाष्टमी पर्व दीपावली के अष्टमी के 8 दिन बाद आता है और ये गौ माताओं की वैभवता के लिए है, गौ माता को बचाने के लिए है। मेरा तो आपके माध्यम से ये राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार से भी हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जी आपको बता दें मलाखेड़ा से, जहां अलवर जिले के मलाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बडेर में 16 वर्षीय बालक हिमांशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी मौके पर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया है। मलाखेड़ा थाना अधिकारी हृदयलाल जी ने बताया है कि 27 अक्टूबर को हिमांशु विद्यालय से सिरदर्द की शिकायत बताकर घर जाने की छुट्टी लेकर विद्यालय से निकला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मालाखेड़ा थाने में दर्ज कराई। इसके बाद 29 अक्टूबर को सूचना मिली कि गांव के पास स्थित एक कुएं में शव पड़ा है। पुलिस ने रेस्क्यू टीम गठित कर शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालाखेड़ा अस्पताल लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अलवर से मालाखेड़ा से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, लगातार 27 तारीखों से हम परेशान हैं और इनको ढूंढ रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी हमने प्रथम सूचना वहां दी गई और वहां से 1-2 बार पुलिस गई, उसके बाद में कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई और लगातार हम स्कूल प्रशासन पे दबाव बनाते रहे, लेकिन आज तक ना तो हमारे को किसी भी प्रकार की समस्या का स्कूल प्रशासन ने हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं किया। स्कूल संचालक के क्या कहना है इस बारे में, जो बच्चा वहाँ से आया और बच्चा ने जो किस तरीके से ये घटना हुई उसके बारे में? ये 11:30 बजे के आसपास की घटना है और बच्चे ने कोई स्कूल के जो प्रशासन था उसको कहा कि मेरे सिर के अंदर दर्द है और उसके बावजूद वो स्कूल से छुट्टी लेकर आ गया। दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को एक बच्चा हिमांशु यादव जो स्कूल से करीब 11:30 बजे और सिरदर्द की बताकर अपने टीचर से घर के लिए रवाना हुआ था। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया और बच्चे की कल शाम को सूचना मिलने पर कि कुएं में डेड बॉडी पड़ी है, जिसको रेस्क्यू टीम बुला करके और डेड बॉडी को निकलवाया गया। आज बोर्ड गठित करा करके और डॉक्टरों से बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम कराया गया है। घर वालों ने निष्पक्ष और बिल्कुल सही जांच करने के लिए कहा है, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पूर्णतया निष्पक्ष अनुसंधान होगा और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, लगातार और अगली खबर सोजत रोड से देख रहे हैं। जी आपको बता दें सोजत रोड कस्बे में मुख्य बाजार में स्मार्ट मीटर लगाने के सरकारी आदेश को लेकर व्यापारियों में विरोध जताया है। व्यापारियों के विरोध की बात करें तो विरोध की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने व्यापारियों और आमजन से बातचीत कर उन्हें समझाया और समझाइश दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाना सरकार का आदेश है। उपभोक्ताओं की सहमति और असंतुष्टि, जी हाँ, संतुष्टि के बाद ही मीटर बदले जाएंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही अधिकारियों ने मीटर बदलने वाली एजेंसी को भी निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं से संवाद स्थापित करें, उनकी शंकाओं का समाधान करें, तभी मीटर परिवर्तन की कार्रवाई करें। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं। भारतीय सेना में
रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर यादव महासभा द्वारा रेंजागला की पवित्र मिट्टी को साथ लेकर एक भव्य रेंजागला मिट्टी यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना है और अहीर रेजिमेंट की लंबे समय से चली आ रही मांग को बल देना था। बता दें आपको, जहां पर ये यात्रा कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर क्षेत्र के गांव से गुजरी। यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने जय रेंजागला, जय अहीर रेजिमेंट के नारों से पूरे वातावरण को देशभक्ति से भर दिया है। यात्रा की बात करें तो यात्रा में यादव महासभा के जिला अध्यक्ष भारत यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। यात्रा के माध्यम से यादव समाज ने एकजुट होकर सरकार से अहीर रेजिमेंट की स्थापना की पुरजोर मांग की और रेंजागला के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष भारत यादव ने कहा है कि हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में भी सभी रायशुमारी के बाद ही रायशुमारी सबसे करके दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने यानी विरोध प्रदर्शन की तारीख तय की जाएगी। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। यादव समाज में एक बहुत लंबे समय से देश आजादी से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की गठन की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। इस मांग को लेकर ही समाज को अलग अलग रूप में हम जागृत करने का काम करते हैं। आज जो ये कार्यक्रम है वो विश्व के महानतम युद्धों में से एक युद्ध, रेंजागला युद्ध, जो 18 नवंबर 1962 को चीन के साथ हुआ था। वहां जाकर यादव समाज के लोग इस पवित्र माटी को लेकर आए हैं और इसको पूरे समाज के लोगों को बीच ले जाकर इस पवित्र माटी का दर्शन करा रहे हैं। आज इसी कड़ी में ये माटी कलश यात्रा बांसुर के यादव छात्रावास में आई है और यहाँ समाज बंधुओं ने उसके दर्शन किए, उस पर फूल चढ़ाए हैं। अब ये यात्रा गांव में होते हुए बहरोड की तरफ प्रस्थान करेगी। कल ये सोडावाद से शुरू होकर मुंडावर, हरसोली, बीबी रानी, किशनगढ़, तिजारा, कोटकासिम होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।